आइए अब देखते हैं शहर के जाने माने वकीलों द्वारा की गई देश के संविधान और नीति नैतिक विषयों पर परिचर्चा। किसी का कहना है न्याय न मिलने में जनता की गलती है, तो किसी ने कहा सरकार की दखलंदाजी है। तो अब देखिए हमारे रिपोर्टर हर्षिता के साथ सीधी बात कार्यक्रम। सरकार के 3 स्तंभ माने जाते हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायक पालिका, जिसमें से एक महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका, जिसका काम होता है सभी को न्याय दिलाना। अगर कहीं गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज उठाना और उसे सही करना। इसी चीज पर हमारे साथ में आज कुछ वकील आए हैं। आज हम इनसे कुछ बहुत ही जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे, जो कि देश में चारों ओर है, लेकिन बातचीत कोई कर नहीं पा रहा है। हमारे साथ सबसे पहले हैं रामपाल जी शर्मा, जो कि पूर्व रेवेन्यू महासचिव, जिला अभिभाषक भीलवाड़ा जी हैं। उसके बाद हमारे साथ में है एडवोकेट महावीर आचार्य जी। उसके बाद हमारे साथ में है एडवोकेट कृष्ण गोपाल जी, जो कि रिटायर्ड अभियोजक अधिकारी हैं। उसके बाद हमारे साथ में है एडवोकेट प्रहलाद राय व्यास जी, जो कि पूर्व सदस्य स्थायी लोक अदालत के हैं। आज हम इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर बात करेंगे। आइए बात शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल सर आपसे होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं केस को लेकर के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जगह, हाई कोर्ट की जगह सीधे सुप्रीम कोर्ट पे जाते हैं, क्या उन्हें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे नहीं जाना चाहिए पहले? ऐसा है, भारतीय संविधान के अंदर ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति का यदि कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो वो डायरेक्ट नीचे की जो न्यायपालिका की व्यवस्था है, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इनकी जगह डायरेक्ट भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंदर कोई भी भारतीय नागरिक जिसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो वो प्रत्यक्ष से डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, और वो माननीय उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के अंदर उच्च न्यायालय में भी जा सकता है। आजकल अपन सुनते हैं किसी भी मैटर में, कोई भी, जैसे अभी चंडीगढ़ नगर पालिका मेयर का चुनाव था, वो हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ गए, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस मैटर पे गंभीरता से लेते हुए कि भाई ये लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी, जहां 20 पार्षद एक तरफ है और 16 वाला चुनाव जीत रहा है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के 3 सप्ताह के समय को भी नजरअंदाज करते हुए उनकी अपील पे हियरिंग की और मेयर के सब अधिकारों पे रोक लगा दी, और उनके बजट जो पारित होने वाला था 7 फरवरी को, उस पर भी रोक लगा दी। तो ये मौलिक अधिकार है किसी भी व्यक्ति का, तो वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। वरना किसी भी विधिक अधिकार के लिए तो एक व्यवस्था, जैसे जिला न्यायालय, फिर उसके आदेश की अपील उच्च न्यायालय के किसी आदेश की अपील सर्वोच्च न्यायालय में होती है। मौलिक अधिकार तो है कि वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, तो आपको प्रोसेस पे ट्रस्ट करके एक एक स्टेप जाना चाहिए ना, सीधे आप जाकर के वहाँ पे जाओगे सुप्रीम कोर्ट में। ये संविधान के अंदर संविधान को भारतीय न्याय व्यवस्था का संरक्षक माना गया है, तो उस संरक्षकता के हिसाब से कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो दूसरे जो कोर्ट है, जैसे जिला न्यायालय, उसके अंदर उस मौलिक अधिकार का न्याय नहीं मिल पाता, और न्याय नहीं मिलने से वो न्याय से वंचित हो जाएगा। तो उसके लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में ये व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति अपने विधिक मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सर, आपने भी कहा कि संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, तो कई कुछ ऐसे रूल आपको लगते हैं जिनको चेंज करने की जरूरत है, या फिर कोई और नए रूल बनाना चाहेंगे? सर, मैं आपसे जवाब चाहूंगी। हाँ, हमारे संविधान बनने के बाद में जितने भी संशोधन हुए हैं, यदि हम उन सब संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करें तो हमें ये पता लगेगा कि उन सब संशोधनों के पीछे अल्टीरियर मोटिव जो रहा है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा है, जिसमें सत्ता में आने वाली पार्टियां सत्ता में बने रहने के लिए समय समय पर संविधान का दुरुपयोग कर संविधान के अंदर संशोधन करके ये निकाल पड़ी है। बहुत कम ऐसे चांसेस होते हैं, इवेंट्स आए हैं जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के बारे में संविधान संशोधन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं। हमारा संविधान जो बना है वो एक जन कल्याणकारी उद्देश्य के दृष्टिकोण से संविधान की रचना की गई है, और उस जन कल्याणकारी उद्देश्य के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात ये रखी गई थी कि हम हमारे नागरिकों का संपूर्ण कल्याण किस प्रकार करें। उस समय संविधान बनाने वालों ने जो एक तकनीकी त्रुटि की है वो ये कि मौलिक अधिकारों को तो उन्होंने न्यायपालिका के संरक्षण में दे दिया। यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है भाग 3 संविधान में, तो न्यायालय अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद
26 के तहत उनको जो है रिलीफ प्रदान करेगी। परंतु ये प्रश्न ये पैदा होता है कि इससे भी हट करके जो नीति निर्देशक तत्व हैं जिनका संबंध सीधा नागरिकों के कल्याण से है, नागरिकों को कल्याणकारी व्यवस्थाओं से है, उनको लागू करने के लिए तत्कालीन हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने न्याय व्यवस्था में और ये संविधान के अंदर इस चीज़ को ऐसी जगह रख दिया जिसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। मेरा अपना व्यक्तिगत मत है कि हमें जिस प्रकार वोट बैंक निर्धारण करने के लिए हमने इस राजनीति में संविधान के संशोधन करके कभी अनुसूचियाँ जोड़ी गई, कभी जातिगत अनुसूचियाँ जोड़ी गई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड ट्राइब ये वगैरह संशोधन किए गए हैं। जिस पार्टी को बहुत अच्छे एमपी मिल जाते हैं और कहीं वोट टूट कर नहीं जाए तो एंटी डिफेक्शन जैसे कानून बनाएंगे, सब बनाएंगे। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने संविधान के अंदर जो बेसिक कानून की जरूरत थी वो नहीं बनाया गया आज। लेकिन आज की नीति निर्देशक तत्वों में हमारी इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने बेसिक कानून बनाए नहीं। जो बेसिक कानून की जरूरत थी वो नहीं हमारे जो निर्देशक तत्वों की आज की नीति बननी चाहिए। मैं बेसिक कानून के लिए सबसे ज्यादा बेसिक कानून बनाए जो आजकल विशेष रूप से वो हमारे जो निर्देशक तत्व वो है विधि बननी चाहिए। मैं बेसिक कानून के लिए सबसे पहले आपको ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा सिविल कोड। सिविल कोड विशेष रूप से हमारा जो सिविल कोड है ना वो है समान नागरिक संहिता का सिविल कोड जो है ये हमारे इस सिविल कोड राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमारा जो सिविल कोड है हम आने वाले समान नागरिक संहिता का सिविल कोड हमारे जो है ये हमारे एक सिविल कोड का निर्माण सभी नागरिक नीति निर्देशक व्यवस्था में एक और संविधान में बात कहते हैं कि हमारे अनुच्छेद 14 जो संविधान के भाग 3 का मैं आत्मा समझता हूँ इक्वलिटी अपॉर्चुनिटी 14 इक्वल प्रोटेक्शन लॉ इसको मैं समझता हूँ। अब मैं हमारे नीति निर्देशक इक्वलिटी के आधार पर समानता के आधार पर लॉ इसको मैं सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, सभी नागरिक सभी नागरिक इक्वलिटी के आधार पर समानता के आधार पर वो मुस्लिम परिवार में सभी नागरिकों को समान अवसर मिले, सभी नागरिकों की व्यवस्था एक लेडी है सभी नागरिक जो सनातन धर्म के किसी परिवार में लेडी है तो उसकी मुस्लिम परिवार में एक लेडी है जो एससी एसटी में जन्म लेती है तो एक लेडी है प्रोटेक्शन जो सनातन धर्म तो एक महिला है, महिला के साथ ये असमानता क्यों है? बिल्कुल सामान्य जवाब सामान्य व्यवहार तो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है। ये असमानता क्यों सिविल कोड में इन्होंने बिल्कुल सामान्य उसमें डाल दी राजनीतिक यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये अब इस पर सिविल कोड इन्होंने कानून नहीं बना कोई जानी उसमें डाल दी राजनीतिक गरीब आदमी न्याय से वंचित है, अमीर आदमी धनाढ़ होता है जो बड़े बड़े वकील करके अपने जो है बहुत बड़ी पालना करवा लेता है या उसके न्याय से लोगों के उसमें अधिकार हुआ नहीं है धनाढ़ होता है बड़े बड़े वकील करके अपने जो है अधिकारों की पालना निकल एरिया उसके लोगों भी उसने अधिकार हुआ हनन किया है न्याय मित्र बना करके उसकी मदद की जाएगी। लेकिन उसमें न्याय का प्रावधान बनाया गया है गरीब आदमी को न्याय मित्र बनाया सर आप बताइए क्या कुछ ऐसे लेकिन उसमें न्याय मित्र कौन बनता है? चलिए ये तो हुए वो जो लॉ के चेंजेस या लॉ जो नए बने जी हाँ। लेकिन सर आप बताइए कि क्या कुछ ऐसे तरीकों में बदलाव होना चाहिए, न्याय दिलाने के तरीकों में भी कुछ बदलाव होना चाहिए? बेशक होना चाहिए। जैसे क्या हो? सबसे बड़ी बात ये है हम जो समाज बनाना चाहते हैं वो ऐसे समाज की कल्पना की जो न्यायपूर्ण होना चाहिए। हम दुनिया में न्यायपूर्ण समाज की परिकल्पना कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय की बात करनी पड़ेगी। जब तक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय नहीं होगा तब तक हम किसी न्याय की कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा मिनिमम वेजेस, आज जो न्यूनतम मजदूरी कानून है क्या वो हमको इज्जत और सम्मान के साथ जीने का अधिकार देता है? एक तरफ तो बोला गया कि 36 रुपए से ज्यादा आया तो आप बीपीएल नहीं एपीएल हो गए, तो क्या 36 रुपए में इज्जत और गरिमा के साथ कोई जिंदा रह सकता है? इसी तरीके से आपने कहा कि महानरेगा पे जो पैसा खर्च हो रहा है वो बेकार पैसा है, तो जब तक हम जीवन स्तर नहीं देंगे लोगों को तब तक काम नहीं चलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, न्याय, बिजली, आवास, पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं
जिस पर हमको फोकस करना पड़ेगा, उन मुद्दों पे देश के लोगों को न्याय दिलाना पड़ेगा, जो हमारे सबसे बेसिक मुद्दे हैं। जहां तक अभी चर्चा हो रही थी फंडामेंटल राइट की, नागरिक अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। जब तक नागरिक अधिकारों पर सत्ता और प्रशासन हमला करता रहेगा, तब तक न्याय के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट सीधा जाएंगे। आर्टिकल 32 के अंतर्गत जब राज्य और केंद्र के बीच में विवाद होते हैं, उसमें यदि सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जाएगा तो आदमी कहां जाएगा? राज्य और केंद्र सरकार के बीच के विवाद सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। नदी जल विवाद से जुड़े हुए मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। इसी तरीके से केंद्र राज्य के बीच में जो वित्तीय विवाद होते हैं कि उसको उसकी अनुदान राज्य को मिलना चाहिए, या केंद्र सोचता है कि उन्होंने ठीक से उसको खर्च नहीं किया इसलिए नहीं मिलना चाहिए, तो इस तरह के विवादों को निपटाने के लिए या तो स्पेशल ट्रिब्यूनल बनने चाहिए कि वो केंद्र राज्यों के मामलों को त्वरित गति से निपटाए, और उनके लिए अलग से ट्रिब्यूनल बने कि केंद्र राज्य के विवाद बहुत संवेदनशील विषय होते हैं, क्योंकि राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें अलग अलग पार्टी की होती है। तो यदि उनके साथ पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यों के साथ में व्यवहार होगा, तो राज्य सरकार क्या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाएगी? तो हमारे को एक ऐसी ट्रिब्यूनल की देश में जरूरत है जो केंद्र राज्य के बीच में विवादों को निपटाने के लिए डे टू डे हियरिंग करे, तत्काल उन मामलों को निपटाए, ताकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों अपने जन आदेश की पालना करा सके। इसके लिए जरूरी है। तो आप कह रहे हैं कि जैसे सुप्रीम कोर्ट है जो कि पूरे देश का एक मेन है, वैसे एक अलग से हो जो डे टू डे करके और सारी जो नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ के प्रॉब्लम्स है, जैसे पर्यावरण, पानी आपने बताया, इन सब चीज की ट्रीटमेंट चाहिए। सर आप बताइए कि जो पर्यावरण और पानी है, इसमें नए कानून क्या बनना चाहिए? देखिए, सबसे पहले चीज तो कि जो आम सरकार को चाहिए कि पहले आम लोगों में इसकी जन जागरूकता पैदा करें, क्योंकि मैं पर्टिकुलर भीलवाड़ा शहर का वासी हूँ तो भीलवाड़ा की बात बताता हूँ। जब चंबल का पानी नहीं आया था तब आदमी 3-3 फीट नीचे उतर करके बोध में से पानी निकालता था, ठीक है, और पानी के लिए एक एक घड़े के लिए आदमी पर तरसता था। लेकिन जैसे चंबल का पानी आ गया, ठीक है, अब शहर में देखते कई जगह पानी बह रहा है, कोई देखने वाला ही नहीं है। जगह भीलवाड़ा शहर वासियों से भी मैं अपील करना चाहूंगा इस मामले में, कम से कम हम हर अपने नल की बार टोटी लगावें, और टोटी की जरूरत है तो उसको टोटी लगा, नहीं तो वाल लगा के बंद कर दें उसको, क्योंकि पानी वेस्टेज ज्यादा। आज देखिए आप जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, लोग 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर से पीने का पानी लेके आते हैं। तो पहले चीज तो लोगों को, सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए जन जागरूकता लाए। सरकार या जिला कलेक्टर महोदय ऐसे जगह जगह कैंप लगाए जिससे लोगों को जागरूकता हो रही है, पानी की अवेयरनेस जरूरी है या पर्यावरण संबंधित अवेयरनेस जरूरी है। देन सेकेंडरी जो कानून है, जो कानून बने हैं लेकिन उनका प्रॉपर आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। ऐसे कौन से कानून है? इस पर्यावरण संबंधित बहुत सारे, जैसे कि वन्य जीव ले लो, आज पर्यावरण संबंधित जो वनस्पति का कानून बने हुए हैं, आज हमारी जो इतनी जड़ी बूटियां हैं, ठीक है, लोगों को जानकारी नहीं है। अगर जानकारी होगी तो उसके बारे में लोग इसका उपयोग कर पाएंगे। जैसे कि आयुर्वेद है, आयुर्वेद में हर एक पौधे का, ऐसा कोई पौधा नहीं है दुनिया में जिसका कोई औषधि नहीं बनती हो। तो हम लोगों को जानकारी होगी तो हम इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। हम कंटिन्यू एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेद को छोड़ चुके हम, जो कि भारत का मूल है। तो मैं चाहता हूं कि लोगों को, आम लोगों को इसके लिए जन जागरूकता बढ़े। तो कैंप लगा करके ऐसे जागरूक बढ़ाने से ये तो वो चीजें हो गई कि आप बेसिक सिटी के लेवल पे क्या कर सकते हो, लेकिन ऐसा कोई कानून बनना चाहिए जो कि आम आदमी के जो 3 बेसिक चीजें होती है, रोटी कपड़ा मकान हम कहते हैं, उसको सबको मिल सके, उसके लिए कोई कानून बनना चाहिए या है तो बताइए। अभी आपने जो बोला है रोटी कपड़ा और मकान, आज भी हिंदुस्तान का 80 करोड़ व्यक्ति राशन की सामग्री पर जिंदा है। 80 करोड़ व्यक्तियों को हिंदुस्तान में खाद्य सुरक्षा के दायरे में रखा है। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि जो 80 करोड़ लोग राशन की सामग्री पर जिंदा है, यदि हम उसकी पुनः नई समीक्षा करें तो ये संख्या बढ़ के आपका 90 से 95 करोड़ पहुंच जाएगी। तो क्या हम 2 समय का भोजन लोग नहीं खरीद रहे हैं, इसलिए तो हम उनके उसको खाद्य सुरक्षा के दायरे में डाला है।
तो सबसे बेसिक चीज है कि खाद्य सुरक्षा को जब तक मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक हमारी बेसिक आवश्यकता पूरी नहीं होती है। तो सबसे बड़ी बात यह कि खाद्य सुरक्षा और फूड स्टैंडर्ड, खाद्य सुरक्षा देना पर्याप्त नहीं है। हम जो सामग्री दे रहे हैं वो किस स्टैंडर्ड की है, इसको भी हमें देखना है। जानवरों के खाने का गेहूं है या मनुष्य के खाने का गेहूं है, ये हमको क्वालिटी का निर्धारण भी करना पड़ेगा। एक बात मैं बहुत सावधानी से बोल रहा हूं कि केवल कानून बना देने से समस्याओं का समाधान नहीं होगा। जब तक सरकार और प्रशासन में जो लोग बैठे हुए हैं वो शिद्दत से उन कानूनों का क्रियान्वयन नहीं कराएंगे तब तक कानून भी रहेंगे पर कानून का क्रियान्वयन नहीं होगा। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है सरकार और प्रशासन में जो बैठे हुए लोग हैं उन मौजूदा कानूनों को ईमानदारी से, निष्ठा से, संवेदनशीलता से लागू कराए दे तो 70% मामलों का समाधान हो सकता है। क्योंकि मौजूदा कानून में भी इतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम उसको ठीक तरीके से लागू कराए। जैसे बजरी वाला मामला है, पूरे देश के अंदर एक तरफ हम कह रहे हैं कि पर्यावरण बचाने के लिए हम नहीं चाहते हैं कि रेत इस हद तक खोद दी जाए कि अंदर से चट्टाने और पत्थर निकल जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव इतना ही दिया था कि हमें जेसीबी लगा के हमें रेत नहीं निकालनी है। मैनुअल पावर से यदि लेबर निकालता है तो उसको मालूम पड़ जाएगा कि नीचे अब रेत नहीं बची और वहीं बंद कर देता है। मगर जेसीबी से निकालने का अर्थ हुआ कि हम नदी का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, नदी का जो पानी का फ्लो है उस तक को हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो हमें जल, जंगल, जमीन, जानवर और जलवायु भी बचाना है। तो ये भी हमारी पहली आवश्यकता है। तो हमारे को जन जागृति के साथ साथ प्रशासन और सरकार को और नागरिकों को भी संवेदनशील बनाने, जैसे हमारे साथी सोलंकी जी ने बताया कि नीति निर्देशक तत्वों में सरकार चाहे तो उन नीतियों को लागू करे, नहीं चाहे तो लागू नहीं करे। ऐसी स्थिति में कई बार सरकारें यदि उदासीन है तो नीति निर्देशक तत्वों को छूना भी पसंद नहीं करती। इसी तरीके से फंडामेंटल राइट से पहले आपने देखा होगा संविधान की जो आत्मा है वो क्या है, प्रियम्बल, जिसको हम बोलते हैं प्रस्तावना। उसमें लिखा हुआ है कि हम ऐसे भारत का निर्माण चाहते हैं जिसमें पंथनिरपेक्ष भारत होना चाहिए, समाजवादी समाज की हम रचना करना चाहते हैं। हम भारत के लोग, ये किसने बोला है, हम भारत के लोग ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें पंथनिरपेक्षता, समाजवाद, भाईचारा, आपका जो हमारी विभिन्न संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, लिपियां हैं, भाषाएं हैं, उनको सुरक्षित रखते हुए हम हिंदुस्तान को ऐसे समाज के रूप में खड़ा करना चाहते हैं जहां बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यकवाद पे हावी नहीं हो पर न्याय सबको मिले। ऐसे हर व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, जो चाहे संख्या में 5 ही क्यों न हो। आपने जो कहा है कि सबको न्याय नहीं मिल पा रहा है या फिर जो कानून बने हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, इसका जवाब हम सुनेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।